हेलो फ्रेंड्स। सॉल्यूशन के पार्ट 2 के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन क्लास 12th का ये सेकंड पार्ट होगा। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर को एक अच्छे वे में समझा था और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स सारी समझ ली थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके आगे से पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमने ये वाला पार्ट कल पढ़ लिया था, हमने ये पार्ट भी पढ़ लिया था, ये पार्ट भी पढ़ लिया था, ये पार्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं और ये वाला पार्ट भी देख लिया था। तो अब हम देखने जा रहे हैं ये सॉल्युबिलिटी को। ये वाला पार्ट आज से हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखो, मान लीजिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए, इसको मैं साइड में कर दूँ। एक किसी चीज़ को मेरे को अंदर सॉल्यूबल करना है। मान लीजिए ये वाटर है, मुझे सॉल्ट है या शुगर, मेरे को इस चीज़ के अंदर सॉल्यूबल करना है। तो मैं बोलूँगा जो मैक्सिमम अमाउंट शुगर का मैं इसके अंदर सॉल्यूबल कर सकता हूँ। मान लें मैंने 1 ग्लास लिया और उसके अंदर मैं 2 चम्मच डाल सकता हूँ, 3-4 चम्मच शुगर मैक्सिमम डाल सकता हूँ। अगर मैं 5 चम्मच शुगर डाली और मैंने देखा कि वो शुगर नीचे जाके इकट्ठा होने लग गई, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही है। मतलब वो 4 चम्मच 5 चम्मच डाली, वो सॉल्यूबल हो गई। फिर बाद में मैंने देखा 6 चम्मच डाला था, वो सॉल्यूबल नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी है? 5 चम्मच की। तो बस ये वही होता है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। वो कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो जो कंपाउंड है या सॉल्यूट है वो इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया, इस एग्जांपल में 5 चम्मच सॉल्युबल हो सकती थी, पर जैसे मैंने 6 चम्मच डाला वो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो इसके अंदर 5 चम्मच की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर है। ये एक वैल्यू होती है, वो अपने लायक नहीं है। हाँ, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट डाला, कैसा सॉल्वेंट डाला, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड करती है कि कौन सा अगर मेरे को अगर मैं जैसे 6 चम्मच डाल दी, पर अगर मैं 6 चम्मच मेरे को मतलब अगर मेरी डिजॉल्व नहीं हुई है, पर अगर मैं नीचे से हीट देने लग जाता, वो शुगर के सॉल्यूशन को मैं हीट देने लग जाता, तो देखते थे कि मेरी जो शुगर है ना वो डिजॉल्व होने लग गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। तो वैसे ही अपन इफेक्ट करते हैं, कैसा सॉल्यूट होगा, कैसा सॉल्वेंट है, उन सब पे डिपेंड करती है इसकी सॉल्युबिलिटी। और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अपन इन सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने करते थे शुगर्स के सॉल्यूशन के साथ में। देखना, कभी ट्राई करना कभी ये चीज। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता क्या है? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा गैस क्या इस बार मतलब सॉल्यूट है और मेरा लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। तो मुझे बोला है कि बताइए गैस इन सॉल्यूट में सॉल्युबिलिटी कैसे होगी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हेनरीज लॉ, वो अपन समझेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। हेनरीज लॉ देखेंगे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रखा है, मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन भी जैसे होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है सॉल्युबल इन वाटर। तो जो सॉल्युबिलिटी आज अपन वो देखने जा रहे हैं, वो सॉल्युबिलिटी देखने जा रहे हैं इन गैसेज इन वाटर की। कैसे? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो डायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। क्या लिख रखा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेज इन लिक्विड की, जो गैस इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है, ये दोनों फैक्टर से अफेक्ट होती है, एक प्रेशर से और एक टेम्परेचर से। इन दोनों इफेक्ट से क्या होती है? चेंज होती है। जो प्रेशर वाला इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया है? हेनरीज लॉ बाहर आया है। हेनरीज लॉ बाहर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो अपन समझेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है। और टेम्परेचर वाला भी होता है, ओके। तो अब समझते हैं हेनरीज लॉ एक बार। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है, उससे समझना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर का एक डायग्राम बन रखा है, तो देखो क्या लिख रखा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। कैसे कैसे समझ में आया? देखो एक एग्जांपल को देखते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक अपना एक एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले वेट 1 रखा। तो मैंने देखा कि लिक्विड के अंदर इतने ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व थे, लिक्विड के अंदर इतने ही अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट था वो डिजॉल्व था। पर जैसे मैंने इसके ऊपर वेट इंक्रीज कर दिया, इसके जैसे 2 वेट और रख दिए, तो मैंने देखा कि लिक्विड के अंदर अब जो सॉल्यूट है, अब जो लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूट जो डिजॉल्व हुए हैं उनकी मात्रा बढ़ गई। उनकी मात्रा मतलब उनकी डिजॉल्व होने की
वो इंक्रीज हो गए। तो मैंने क्या देखा, प्रेशर बढ़ाने से जो मेरे लिक्विड के अंदर जो चीज़ सॉल्युबल हो रही है, मतलब लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबल हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब वेट क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए एज एन मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है, एज एन मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। तो ये वेट क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और इस प्रेशर लगाने की वजह से जो मेरा सॉल्यूट हो रहा है वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाके सॉल्युबल हो रहा है, पानी के अंदर जाके सॉल्युबल हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के है। जो मेरा प्रेशर है, जो मेरा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। ये किसने बोला है, हेनरीज लॉ ने बोला। अब सॉल्युबिलिटी को लेने के लिए, अब सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, जो सॉल्युबिलिटी को लेने के लिए जो हेनरीज ने जो फैक्टर यूज किया था उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसने जो बोला मैं जितना गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। जितना मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी ही ज़्यादा गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ जो गैस है वो जाके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने लग जाएगी। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं कहता हूँ के एच, और इसी कांस्टेंट को मैं कहता हूँ हेनरीज कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को मैं क्या कहता हूँ, हेनरीज कांस्टेंट कहता हूँ। और इसी कांस्टेंट के बारे में अपन की बात चल रही थी। ओके, हेनरीज कांस्टेंट इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हेनरीज कांस्टेंट होता है केज। तो वापस समझा देता हूँ, जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मैं प्रेशर गैस के ऊपर लगा रहा हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द गैस, जो मतलब मोल फ्रैक्शन जो गैस का लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है या फिर जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, किसका मतलब इन वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए, नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, अब ये एक बार बुक में लिख रखा है उस तरीके से समझ लेते हैं क्या लिख रखा है बुक के अंदर। तो देखिए जैसे कि लिख रखा है कि जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होगी प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में, लोअर पार्ट सॉल्यूशन का अपर पार्ट गैसियस सिस्टम है। ओके, initial now increase the pressure over the solution phase by compressing to the smaller volume, and this will increase the number of gaseous particle per unit volume over the, and also increase the rate of gaseous particles striking at the surface to enter into it। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से ये जो गैसियस पार्टिकल या ये सॉल्यूशन फेज के अंदर आना चाहेंगे, अंदर आना चाहेंगे, तो उसके कारण वो जो नंबर हो रहा है, वो जो पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो अंदर आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। सो द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सो द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज अंडर ए न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश। जब तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब सॉल्यूशन फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम, मतलब गैसियस फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे जब तक एक चलता रहेगा, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। सो रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्रेशर ओवर गैस, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा उसके ऊपर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हेनरीज ने क्या किया, इसका क्वालिटेटिव रिलेशन दे दिया सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के अंदर। हाँ, तो इस स्टेट को सॉल्युबिलिटी ऑफ एन गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड प्रोसेस, लिक्विड सरफेस, सर अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मतलब क्या कहना है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की उस लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द गैस विच इज प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड, द प्रेशर विच इज प्रेजेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड सरफेस, मतलब पी गैस इंटू पी गैस इन सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का टाइप कांस्टेंट टाइप इसे अपन क्या कहते हैं, केएच कहते हैं, केएच कहते हैं। अब यहाँ लिख रखा है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसका फंक्शन होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ एन गैस इज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो मैंने क्या यूज़ किया, मोल फ्रैक्शन यूज़ किया है। मोल फ्रैक्शन यूज़ किया टू मीजर इट्स सॉल्युबिलिटी। सो मीजर इट्स सॉल्युबिलिटी के लिए अपन ने क्या यूज़ किया, मोल फ्रैक्शन यूज़ किया। तो लास्ट में अब लिख दिया है इसने कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ये स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लो। ओके, सो द मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म इज दिस, द प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा इसका एक्सप्रेशन, ये रहा इसका एक्सप्रेशन। अब देखो ये केएच क्या है, एक हेनरी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूंगा, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, ये बार बार मतलब आज प्रॉब्लम दे रहा है ये। ओके, 2 मिनट रुकिए।
ओके, अब अपन ये चीज़ समझते, इसका ग्राफ समझते। ओके, देखो इक्वेशन क्या थी, पी इज इक्वल्स टू के एच एक्स थी। अब देखो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स के साथ, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे प्रेशर लूँ और एक्स एक्सिस पे अगर ये मैं लूँ, 2 मिनट रुकिए, ये थोड़ा लाइट दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सही कर दूँ। थोड़ा सा लाइट हो गया था वो कलर। ओके, तो P इज इक्वल्स टू के एच एक्स है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स के साथ प्लॉट करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का जो ओरिजिन से पास होती है लाइन, अगर मैं प्रेशर को वाई एक्सिस पे ले लूँ और मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जिस लाइन का जो स्लोप होगा, वो किसके बराबर होगा, हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा। और स्लोप क्या होता है, एम थीटा, टेन थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इस लाइन का एक्स एक्सिस कितना एंगल है वो निकाल लूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो मुझे इस ग्राफ का, मुझे कोई भी ग्राफ देते तो अगर मैं उसका थीटा निकालूँ, टेन थीटा निकालूँ, तो मुझे उसका के एच मिल जाएगा, उसका मुझे क्या मिल जाएगा, उस के एच मिल जाएगा। तो जैसा एच सी एल वर्सेज एच सी एल इन प्लॉट कर रखा है, द प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच सी एल अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एच सी एल इन सॉल्यूशन ऑफ हेक्सेन प्लॉट कर रखा है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस कंपाउंड का, मतलब इस जो सॉल्यूशन में जो है ना, इसका मुझे क्या मिल जाएगा, के एच मिल जाएगा। ओके, तो ये बात लिख रखी है, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है उन सबका डिफरेंट डिफरेंट के एच होता है। और एक और बात लिख रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, अगर मान लीजिए पी इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, के एच एक्स होता है, पी इज इक्वल्स टू के, पी बाय एक्स के एच होता है। अगर मान लीजिए मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया सभी गैस का, तो जो के एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा उसके लिए कांस्टेंट कम, या फिर कह सकते हैं जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उसका जो मतलब पानी के, मतलब जो भी एक सॉल्वेंट के अंदर जो उसका सॉल्यूट डिजोल्व होगा, हाँ मतलब उसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसकी वैल्यू कम आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो लिख रखा है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। ओके, अब कुछ वैल्यूज देखते हैं एक बार समझने के लिए, अपन जस्ट एंड फॉर इंस्टेंस समझ लेते हैं एक बार वैल्यूज के साथ। तो देखिए जैसे कि अपन ने सेम टेम्परेचर के ऊपर ये लिए हैं इन तीनों वैल्यूज को, तो मैंने देखा इनका के एच कुछ इस प्रकार चल रहा है, ये पर है, मतलब सब में के प्रेशर कांस्टेंट है, सब में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो मैंने देखा कि H2 HE एंड H2 एंड N2 का तो क्या है 144 69 एंड 76। तो मैंने क्या कहा था, जिसका के एच ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि किसका के एच सबसे ज़्यादा है, तो हीलियम की सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, अब ये एक और कंसेप्ट समझते हैं अपन, ये जो कंसेप्ट है अभी मैंने बोला जिसका के एच ज़्यादा, ये वाली, अब अपन देखते हैं टेम्परेचर के साथ कैसे अफेक्ट होता है। अभी अपन ने किसका देखा, प्रेशर के साथ सारा कंसेप्ट, अब टेम्परेचर के साथ देखते हैं। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा ना, मेरी जो सॉल्युबिलिटी होगी ना, जो मेरी सॉल्युबिलिटी ना उसकी गैस इन लिक्विड के अंदर, वो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो जो कम होती जाएगी, हाँ कम होती जाएगी, मतलब उसका केच बढ़ जाएगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन कम हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, चाय गर्म करते हैं, तो जब आप चाय को जब आप गैस का जो सिम से अगर उसको हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, तो अपन देखते हैं वो उसमें जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो कम होती जाती है, मतलब वो फटाफट ऊपर आना चाहती है गैसेस। तो बस वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती रहती है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इस टेबल के अंदर देखिए O2 और O2 की ये दोनों टेम्परेचर पे वैल्यू देखिए। O2 के 298 केल्विन पे 293 केल्विन और 303 केल्विन, टेम्परेचर नीचे आते आते बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो उसके हिसाब से KH बढ़ना चाहिए। तो आपको देख लीजिए इन दोनों अमाउंट में KH बढ़ा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से KH x कम होता है और KH बढ़ता है। तो यही जो फैक्टर होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ में, ये एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। जो कोल्ड वाटर के अंदर होता है तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम
टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथ करने में और अपनी लाइफ जीने के लिए। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू इन वार्म वाटर्स। ओके, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कुछ नहीं ईजी है, आप ट्राई करना, अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन एक बार एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है, रटन मतलब सीधा रिमेंबरिंग कर लो। मैं एक बार थोड़ा हल्के हल्के तरीके से व्यू में बता देता हूँ क्या है, याद करने पूरा रटना वाला पोर्शन आते आते कई बार। ये जो हेनरी लॉ होता है ना, बहुत जगह अपनी लाइफ में मतलब बायोलॉजिकल फिनोमिना, इंडस्ट्रीज और कई जगह अपनी एक प्रैक्टिकल रोल प्ले करता है। जैसे जो अपनी ड्रिंक्स और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है ना, उसके अंदर अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होती है, जो CO2 होती है ना उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक टिक पाती है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉयल इज सेल्ड अंडर अ हाई प्रेशर, क्योंकि हेनरीज ने बोला जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उस गैस की सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जाऊँगा। तो बस यही बोल रखा है इसने। एज एन रटना है पूरा पोर्शन। फिर स्कूबा डाइवर्स का भी दे रखा है, स्कूबा डाइवर्स वाला रटना है पूरा, मतलब पूरा पोर्शन रटने जैसा ही अभी है। ओके, रट लेना। स्कूबा डाइवर्स जब नीचे जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, रटना है। हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते तो मेरा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता रहता है, उसके कारण ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है, इसलिए अपन साथ में वो लेके जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपन कंटेनर जिसके अंदर ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स ये सब लेके जाते हैं अपन। ठीक है, अगर अपन को ब्रीथ नहीं मिलेगी तो अपन बेहोश हो जाएंगे, वीक फील करेंगे। तो ये लिख रखा है हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम तो लो कंसनट्रेशन होगी, सॉल्युबिलिटी उसके अंदर कम होती जाएगी, ये लिख रखा है। ओके, तो ये तो पूरा रटने वाला पोर्शन था, पर तीनों पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए। कभी भी पूछ लिए जाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, बताइए हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, तो आना चाहिए सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2, सेकंड स्कूबा डाइवर्स एंड थर्ड एल्टीट्यूड वाला। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या था। जैसे अभी मैंने बताया था, सेम बता दी वैसे बात फिर भी वापस बताता हूँ। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर। हाँ, तो साफ लिख रखा है, दिखा मैं पढ़ लेता हूँ। when the dissolve the gas molecules present in the liquid phase or the process of dissolution can be considered similar to condensation। अपन को वैसे पूरा पॉइंट रिमेंबर नहीं करना है। हाँ, इतना समझ लो, ली चार्टर्स प्रिंसिपल के अनुसार होता है। जैसे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ली चार्टर्स प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक वाला कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो आप अच्छी तरीके से कर लोगे, क्योंकि वो गैसेस निकल रही है तो उसके हिसाब से आराम से कर लोगे। पर अगर आपको ये समझ नहीं आए तो उसके ये वैसे मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट रिमेंबर कराया था वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में डिक्रीज होती है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मैंने एग्जांपल बताया था गैस के हिसाब से। ओके, टी वाला गैस एग्जांपल, जो टी चाय बनाने वाली प्रोसेस के अंदर से। वैसे आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी और मैं और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो उसके कारण वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो बैकवर्ड रिएक्शन चल कर वालेगा। ओके, सॉरी। तो देखते हैं आप वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। अभी अपन ने देखा था गैस इन लिक्विड जिसके अंदर अपन ने किसकी बात करी थी, हेनरीज की बात करी थी, जिसके अंदर अपन ने हेनरीज लॉ की बात करी थी। अब अपन देखने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन की। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो गया।
सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। हाँ, अब एक और बात, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो वॉलेटाइल होना कंपलसरी है, पर जो सॉल्यूट है वो वॉलेटाइल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉलेटाइल क्या होता है, जो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाए, जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है। अब सॉल्यूट वॉलेटाइल हो सकता है नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब इफेक्ट करने से उसके जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो होए या नहीं हुए उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तो दो कंडीशंस आएगी, जब होगा और जब नहीं होगा, तो वो दोनों अपन देखेंगे कंडीशंस। ओके, तो लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा। अब सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट वॉलेटाइल हो या नहीं हो। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में मैं बता दिया था। बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होता है। अब अपन ये जो है ना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ पढ़ेंगे, एक लिक्विड इन लिक्विड, एक सॉलिड इन लिक्विड। जो सॉलिड्स होते हैं ना, हाँ, वो जनरली वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। और जो लिक्विड होता है वो वॉलेटाइल हो सकता है, जैसे C2H5 वॉलेटाइल इन नेचर होता है। ओके, तो जो सॉलिड्स है अपन नॉन वॉलेटाइल इन नेचर मानेंगे, और जो लिक्विड इन लिक्विड है अपन उसको वॉलेटाइल इन नेचर मानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड के अंदर उसको डिजोल्व कर रहे हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। ओके, तो जैसे लिख रखा है, लेट्स कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोटेड बाय टू कंपोनेंट्स 1 and 2 व्हेन वी टेकन इनटू क्लोज वेसल। क्लोज वेसल लेना जरूरी, तभी हमें पता चलेगा कि कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर क्लोज वेसल नहीं होगा तो जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है सारी गैसेस बाहर चली जाएगी और वो एक सरफेस के ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसलिए अपन उसने भी हेनरीज में भी क्लोज वेसल लिया था। ओके, अब जैसे यहाँ लिख रखा है, नाउ लेट अस टेक द वेपर प्रेशर एट एनी स्टेट P total and P1 and P2 with the partial pressure of two one components, and the vapor pressure and the partial pressure related to their mole fraction is x1 and x2 of component 1 and 2। ये पूरी लैंग्वेज बात हो गई, समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दो कंपोनेंट लिया 1 and 2, मैंने मान लिया ये अपना प्रेशर P1 क्रिएट कर रहा है किसी टाइम के ऊपर और ये अपना P2 प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसके जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, इसके मोल जो फ्रैक्शन है वो x2 है, और किसी टी टाइम पे जिनका प्रेशर P1 P2 है, उस टी टाइम पे इनका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना है, इन दोनों के द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर कितना है, P टोटल है। तो इसका P1 है, इसका x1 मोल फ्रैक्शन, P2 x2, और इन दोनों के कारण जो क्रिएट हो रहा है वो कितना है, PT, किसी टी टाइम के ऊपर। ओके, तो ये मुझे पूरा मतलब इसके सब अभी जो फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से मुझे गिवन है। ओके, तो मैं रब कर दूं एक बार इसको। ओके, द फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट्स एक नाम का आया था, उसने क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी है और उसने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, साफ लिख रखा वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड्स है। तो उसने साफ लिखा है, द वेपर प्रेशर, the solution of a volatile liquid, the partial pressure of an each component is directly proportional to the mole fraction present in the solution। क्या कहा है इसने कि जो पार्शियल प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, जो पार्शियल प्रेशर P1 था वो ईच कंपोनेंट का, मैंने कहा था दो कंपोनेंट थे 1 and 2, इसका P1 x1 था और इसका P2 x2 था, और ये जो पार्शियल प्रेशर है इस गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 के। x1 क्या है, वही जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है ये वही x1 है। ओके, चीज़ समझ में आ गई। तो क्या बोला है कि मतलब जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है वो एक एक कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट क्या, सबसे पहली बात तो वॉलेटाइल है। 2 मिनट रुकिए, मैं साइड में करता हूँ इस चीज़ को, मैं थोड़ा साइड। मैंने कहा कि दोनों ही जो कंपोनेंट है वो क्या है, दोनों ही कंपोनेंट एक ही मिक्सचर के अंदर एक बार मान लेते हैं, और दोनों ही कंपोनेंट वॉलेटाइल है, तो दोनों ही कंपोनेंट के क्या, ये क्लोज कर दिया, दोनों ही कंपोनेंट्स के वेपर्स बनेंगे। 2 मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज, दोनों ही कंपोनेंट्स के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। जब दोनों ही कंपोनेंट के वेपर्स बनेंगे तो दोनों ही कंपोनेंट अपने लिक्विड फेस पे कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं उसके कारण एक P1 क्रिएट हो रहा है, P1 कंपोनेंट के कारण, और दूसरे के कारण P2 क्रिएट हो रहा है। इसका जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो x1 है और इसका x2 है। तो क्या कहा है, किसी टाइम के ऊपर जब दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो वेपर प्रेशर लिक्विड के अंदर, सॉरी, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ओके, अब जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को मैंने नाम दिया इसके एग्जांपल के अंदर P1 नॉट।
तो मैंने P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 था, तो इसको हटाया तो मैंने लिखा P1 नॉट x1। अब ये P1 नॉट क्या है, अब डाउट आता है ये P1 नॉट क्या है। इस P1 नॉट के बारे में समझते। P1 नॉट है प्योर वेपर प्रेशर। ये नहीं क्या चीज़ है ये समझते हैं। साइड में करिए, हमारे हमेशा की तरह छोटा करिए, इसको रब कर देते हैं एक बार अपन फटाफट, फिर समझते हैं P1 नॉट क्या है। जैसे कि मैंने कहा था जो P1 वेपर प्रेशर है, तो मैं दिख नहीं रहा होगा, मैंने कहा था जो P1 और जो P2 वेपर प्रेशर है कब है, जब इन दोनों को मैंने साथ में मिक्स कर दिया है। जब मैंने इन दोनों को साथ में मिक्स कर दिया, तो दोनों को मैं मिक्स कर दिया और उनके कारण जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो ये क्लोज्ड वेसल है, उनके कारण जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कितना है P1 और P2 है। पर जब ये दोनों अकेले अकेले होंगे, पर जब ये दोनों क्या होंगे, अकेले अकेले होंगे, मतलब 2 मिनट रुकिए, हाँ, पर ये जो मान लीजिए ये मेरा ये सिर्फ 1 कंपोनेंट है और ये 2 कंपोनेंट है। बिफोर मिक्सिंग की बात हुई है, मिक्सिंग करने के बाद में ये बना है सिचुएशन, उसके बाद में P1 एंड P2 बना है। पर जो बिफोर मिक्सिंग, जब ये 1 कंपोनेंट अकेला था और 2 कंपोनेंट अकेला था, जो उस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे वो P1 नॉट था, और जो P2 कंपोनेंट क्रिएट कर रहा था वो P2 नॉट था। मतलब ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। बिफोर मिक्सिंग जो प्रेशर जो अकेला P1 क्रिएट कर रहा था वो ये है, और जो 2 कंपोनेंट अकेला क्रिएट कर रहा था वो P2 नॉट है। मतलब जो अकेले अकेले क्रिएट कर रहे थे, जो अकेले अकेले क्रिएट कर रहे थे P1 नॉट, जो ये प्योर कंपोनेंट के, ये क्या है, प्योर कंपोनेंट के बिफोर मिक्सिंग में जो वेपर प्रेशर निकला था उस फर्स्ट कंपोनेंट का बिफोर मिक्सिंग वो P1 नॉट है, और जो सेकंड कंपोनेंट का बिफोर मिक्सिंग जो वेपर प्रेशर निकला था वो P2 नॉट है। वो क्या है, वो P2 नॉट है। तो साफ P1 नॉट इज डायरेक्टली P1 नॉट इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1। सिमिलरली फॉर सेकंड कंपोनेंट P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2। तो क्या है P2 और ये P1 नॉट is the vapor pressure of pure first component at same temperature. P2 is the vapor pressure of pure component. मतलब उस प्योर कंपोनेंट का, मतलब जब वो दोनों अकेले थे तो P1 नॉट, जब दोनों अकेले थे तो P1 नॉट P2 नॉट थे, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो P1 एंड P2 बन गए। हाँ, समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए। सॉरी, ओके। अब जैसे कि डाल्टन्स लॉ का हम सब जानते हैं, हमने जो क्लास 11th के अंदर पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो क्या बोलता था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्यूशन के फेस के ऊपर लग रहा है, मतलब मान लीजिए ये मेरा क्लोज्ड कंटेनर है, इस जो सॉल्यूशन फेस के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो दोनों के कारण वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो दोनों हवा में उड़े और दोनों ने अपने लिक्विड सरफेस के ऊपर एक धक्का मुक्की लगाई, तो दोनों के कारण वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो P1 P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ओके, अब P1 एंड P2 की वैल्यूज डाल दो। P1 एंड P2 की वैल्यूज ये रही P1 की और ये रही P2 की, दोनों की वैल्यूज डाली तो ये मिला मुझे इक्वेशन। P टोटल इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। अब देखो ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसको मैं हटाऊं, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही याद करना है। तो कोई भी पूछा राउल्ट्स लॉ का कौन सा फॉर्मूला होगा, एक बार तो ये याद रखना। एक स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना। हाँ, राउल्ट्स लॉ का ये फॉर्मूला है। ओके, सो x1, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो राउल्ट्स लॉ का ये मेन फॉर्मूला है। ओके, पर ये वाला जो फॉर्मूला है जो नीचे लिख रखा है ये एक स्पेशल कंडीशन पे बनता है। ये जो फॉर्मूला है ये एक स्पेशल कंडीशन पे बनता है। ये जो फॉर्मूला है ना ये एक स्पेशल कंडीशन पे बनता है, और वो कंडीशन क्या होती है कि जो P2 का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो P1 से ज़्यादा है। 2 मिनट, जो P2 का जो वेपर प्रेशर है वो P1 से प्योर वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। मतलब क्या कहना चाहता है कि भाई ऊपर हो,
मतलब ये क्या कहना चाहता है कि कुछ इस तरीके से कि जो P1 है और जो P2 है, मतलब जो वन कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट है, जो वन कंपोनेंट और जो सेकंड कंपोनेंट है, उसमें सेकंड कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर एज कम्पेयर टू मोर वॉलेटाइल इन नेचर है। मतलब मोर वॉलेटाइल है तो ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से ज़्यादा वेपर्स बनाएगा, और ज़्यादा वेपर बनाएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो P2 नॉट इज़ ग्रेटर देन P1 नॉट का मतलब क्या है कि सेकंड कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ, तो मैं सेकंड कंपोनेंट को लाऊंगा, तो मैं सेकंड कंपोनेंट को जिताऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड कंपोनेंट को मुझे जिताना है, तो मैंने फॉर्मूला सेकंड कंपोनेंट में लाने की ट्राई करा। तो देखो मैंने क्या किया, इस अब चेंज करा, मतलब मुझे फर्स्ट कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपन एक फॉर्मूला, जैसे कि सब जानते हैं मोल फ्रैक्शन का, क्या होता है, एक्स दो कंपोनेंट होते तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो x1 + x2 1 के बराबर होता था। हाँ, तो मैं इधर से x1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 - x2। दो कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन में यही होता था, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का 1 के बराबर होता था। नहीं पता तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना। तो x1 की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी, 1 - x2 P1 नॉट P2 नॉट। अब P1 नॉट - P1 नॉट x1 x2 + x2 P2 नॉट, ये लिखा गया। अब इसमें से x2 कॉमन निकाल लिया है और P1 नॉट बचा और x2 कॉमन निकाल लिया, तो ये चीज़ बची। हाँ, वापस बता देता हूँ क्या किया, कुछ नहीं, x1 की जगह क्या लिखा, 1 - x2 मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला P1 - P1 नॉट x2 + x2 P2 नॉट। इस पूरे में से मैंने x2 कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, P2 नॉट - x1। अब जो P2 नॉट x2 माइनस बना है, P2 नॉट - P1 नॉट, ये मुझे क्या बता रहा है, कंडीशन जब P2 नॉट बड़ा होगा, क्योंकि P2 नॉट अगर बड़ा है P1 से तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। ओके, तो समझ में आ गया। अगर अगर P1 नॉट बड़ा होता P2 नॉट से तो क्या आता, P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x। कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता, जब P1 नॉट बड़ा होता P2 नॉट से, मतलब 1 ज़्यादा वॉलेटाइल होता। ये कब एप्लीकेबल है, जब 2 ज़्यादा वॉलेटाइल है। पर मैं तो जनरली बताऊँ आपको, ये वाली इक्वेशन ही याद करनी, ये तो एक स्पेशल कंडीशन पे है, क्यों ज़बरदस्ती याद करनी, अपन को ये वाली इक्वेशन याद रखनी। इसमें कोई झंझट ही नहीं है कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है कौन ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं, पर समझना जरूरी था। ओके, अब देखो, so from the conclusion we can draw, from following conclusion we can draw from the equation that the total vapor pressure can be related, that the total vapor pressure can be related to a mole fraction of any one component। हाँ, हमने देखा P टोटल की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, तो इसके अंदर हमने देखा ये x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसी एक कंपोनेंट के टोटल वेपर प्रेशर रिएक्ट किया जा सकता है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ओवर ए सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ x2। अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है वो x2 के लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे समझते हैं, ये जो ग्राफ गिवन है ना, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये ग्राफ को समझाता हूँ। तो आइए देखो, मैंने क्या ग्राफ प्लॉट किया है, एक वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ के अंदर यहाँ मैंने वेपर प्रेशर लिया है और यहाँ मैंने मोल फ्रैक्शन x2 का लिया है। हाँ, शुरुआत में मैं मान रहा हूँ x2 का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो x1 + x2 1 के बराबर था। अगर x2 0 हो गया तो x1 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये चीज़ यहाँ लिख रखी, x2 0 तो x1 1, और यहाँ जाते जाते मेरा x2 1 हो गया तो x1 क्या हो जाएगा, 0। हाँ ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। मैं किसके इक्वेशन में प्लॉट कर रहा हूँ, मैं x2 के हिसाब से प्लॉट कर रहा हूँ। आप चाहे तो x1 के हिसाब से भी प्लॉट कर सकते हैं, पर आपको उस वक्त कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, दूसरी वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी अगर आप इसके हिसाब से देख रहे हैं तो। पर मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूँ, हाँ इस इक्वेशन के हिसाब से। ओके, 2 मिनट रुकिएगा, सब रब कर दूँ मैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए, तो देखिए मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, पी टोटल इज इक्वल्स टू x
x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। अब देखो अगर x1 1 होगा और x2 0 होगा तो इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो p टोटल इज इक्वल्स टू x1 1 तो x1 1 तो p1 नॉट प्लस x2 0 तो 0। तो टोटल वेपर प्रेशर उस समय किसका होगा? p1 नॉट का होगा। तो जहां x1 1 है वहां मैंने p1 नॉट लिख दिया। आगे आगे गए। अब मैंने कहा था जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन के अंदर डालता जाऊंगा तो मेरा जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता रहता है। प्योर वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वेपर प्रेशर के। जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होगा। ये अभी आप समझ लीजिए, हम बाद में समझेंगे क्यों ऐसा होगा। अभी आप बस एक बार थोड़ा माइंड में बिठा लीजिए, जस्ट आगे आने वाला कंसेप्ट यही होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट यही होगा, नेक्स्ट पेज के अंदर जो कंसेप्ट यही लिख रखा है। हाँ, पर समझ जाइए एक बार वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। अब देखिए जब मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूंगा, इस कंडीशन को, तो x1 0 हो गया और x2 1 हो गया, तो p टोटल किसके बराबर आएगा? x1 0 प्लस p2, तो p2 नॉट इधर। और मुझे पता है कि p2 नॉट की वैल्यू p1 नॉट से ज़्यादा होगी। मैंने पहले ही कहा था अगर मैं इस कंडीशन को इस ग्राफ को कब बना रहा हूँ जब p2 नॉट मेरा ज़्यादा है p1 नॉट से, तो क्या होगा? p2 नॉट ज़्यादा ऊपर आएगा एज कंपेयर टू p1 नॉट के। मैं सब रब कर दूँ, थोड़ा गिच पिच हो गया है। हाँ, तो 2 मिनट एक और बार थोड़ा और जूम कर लूँ। तो मैंने क्या किया था, p2 नॉट ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है p1 नॉट से, तो ये ज़्यादा ऊपर आएगा एज कम्पेयर टू इसमें। अब मैंने कहा था जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होएगा, तो देखो ये प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और ये प्रेशर भी यहाँ जाते हैं, ये प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है जहाँ, क्योंकि x2 1 हुआ है इसके अंदर x2 की मोल फ्रैक्शन बढ़ती गई है, तो यूँ गया और ये भी यूँ गया। क्यों? यहाँ 1 0, यहाँ 0 1, तो इसका कुछ नहीं था p2 का यहाँ, पर p2 नॉट का यहाँ कुछ आया, तो ये यूँ बढ़ता गया और ये यूँ घटता गया। अब जब मैं p1 नॉट और p2 नॉट को ऐड करूँगा तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। जब मैं p2 नॉट और p1 नॉट को ऐड करूँगा तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। और ये मेरा ग्राफ समझ में आ गया। तो मुझे मेरा ग्राफ समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सेम ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए? x1 के मोल फ्रैक्शन के लिए। जब आप x1 के मोल फ्रैक्शन को आप प्लॉट करोगे तो शुरुआत में x1 का मोल फ्रैक्शन 0 होगा और x2 का 1 होगा, तो इस समय p2 नॉट आएगा और यहाँ p1 नॉट आ जाएगा। मतलब जहाँ 1 लिख रखा है वहाँ 2 और जहाँ 2 लिख रखा है वहाँ 1 आ जाएगा, बस ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए। ओके, अंडरस्टैंड? अब देखो यह एक बात भी लिख रखी, वो अपन वही समझा देता हूँ। द प्लॉट ऑफ p1 वर्सेस p2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द x1 एंड x2 पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर x1 एंड x2 आर इक्वल्स टू यूनिटी। ठीक है, द p टोटल वर्सेस x2 इज ऑल्सो ए लीनियर। देखो हाँ, p टोटल वर्सेस x2 ये भी एक लीनियर ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन ही तो आई है। कहीं एक इंटरसेप्ट हो उससे मतलब नहीं है, एक इंटरसेप्ट हो एक स्लोप हो उससे कोई मतलब नहीं, पर आई तो एक स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ, एंड द p1 इज p टोटल इज p1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज p2। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द फर्स्ट, अब साफ लिख रखा है यहाँ। तब जाके ग्राफ बनाए, कब बनाए? जब ये कंडीशन फॉलो ही है। द अज्यूमिंग द p1 कंपोनेंट इज लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू p2, मतलब p1 का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू p2। ओके, तब जाके पूरा हुआ है, तब जाके पूरी चीज़ बनी है, ये पूरी चीज़ तब जाके बनी है। ये दोनों, ये इक्वेशन और ये ग्राफ, हाँ, जब बना है। ओके, अंडरस्टैंड? अब देखो ये तो खत्म राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन बस इतनी थी। इसके अंदर क्या क्या समझने वाला था, क्या क्या समझने वाला था? इंपॉर्टेंट चीज, p1 नॉट p2 नॉट, इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन थी, बस खत्म। ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूशन। प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, और प्योर वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, हमेशा ज़्यादा होता है जो वेपर प्रेशर लिक्विड के अंदर क्रिएट करेगा। मतलब p1 नॉट हमेशा ज़्यादा होगा p2 नॉट से, सॉरी मैं क्या भूल गया, सॉरी, p1 नॉट हमेशा ज़्यादा होगा p1 से और p2 नॉट हमेशा ज़्यादा होगा p2 से। समझेंगे क्यों आगे ऐसा क्यों होता है? अब देखो अभी अपन एक 11th में फॉर्मूला पढ़ा था जिसे कहते हैं अपन डाल्टन्स लॉ। फॉर्मूला पढ़ा था डाल्टन्स लॉ, उसमें एक इक्वेशन आई थी जो मैं बताना चाहूँगा। इक्वेशन क्या थी वो नेक्स्ट पेज पे लिख रखी है।
ये इक्वेशन थी ऐसी कुछ, ये दोनों कुछ इक्वेशंस थी। P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल, और ये इक्वेशन क्या आई है मैं देखूं तो P1 X1 P1 नॉट। अब यहां क्या कंफ्यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि P टोटल में से P1 का शेयर कितना है, वो इतना है, इस फॉर्मूले से निकालिए। मतलब टोटल वेपर प्रेशर मान लीजिए X है, मतलब X% X है, तो उसमें से इसका शेयर Y1 की हेल्प से आ जाएगा। ये Y1 क्या था, ये था वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज। और ये क्या है, लिक्विड फेज। बस यही दोनों में फर्क था, ये वेपर फेज में था, ये लिक्विड फेज में था, ये वेपर फेज और ये लिक्विड फेज, बस फिर और कोई फर्क नहीं है दोनों में कोई और फर्क नहीं है। बस उसमें जो Y1 और Y2 थे वो वेपर फेज के अंदर वेपर प्रेशर जो मतलब समझाता हूँ, ये है, ये क्लोज कंटेनर्स, ये मेरा लिक्विड, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वो X1 है, और यहां जो प्रेजेंट है ये Y1 है। बस यही दोनों में फर्क था। जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उस कंपोनेंट का वो X1 था, और जो उसके ऊपर प्रेजेंट थे लिक्विड के फेस के ऊपर जो वेपर्स में थे ये Y1 था। बस दोनों में यही फर्क है। हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस क्वेश्चन से आपके ये दोनों फॉर्मूले के कंसेप्ट्स भी पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट दोनों फॉर्मूले के पूरे प्रूव कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ पूछ रहा है। एक तो चीज़ पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज, मतलब ये डाल्टन्स लॉ, और एक का पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर ये गिवन है तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर बाय मिक्सिंग दिस, ये राउल्ट्स लॉ है। ओके, तो दोनों कंसेप्ट ये पूरे करा, तो चीज़ समझ में आ गई डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में Y1 एंड X1 क्या है। ये कभी कभी समझ नहीं आता, दोनों एक ही चीज़ लगा के आ जाते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों के अलग अलग सिग्निफिकेंस भी मैंने अभी आपको बता दी है। ओके।